आज की कहानी एक पहेली से शुरू होती है। एक ऐसी पहेली जो भारतीय शेयर बाजार के दिल में छुपी है। सोचिए, कोई कंपनी जानबूझकर 7500 करोड़ रुपए का घाटा करे और उसी घाटे की आड़ में 36,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुनाफा कमा ले। ये कहानी है अमेरिका की एक बेहद ताकतवर ट्रेडिंग फर्म जेन स्ट्रीट की। ये कहानी है टेक्नोलॉजी, लालच और चालाकी की। और ये कहानी है उस रेगुलेटर की जिसने इस पूरे खेल का पर्दाफाश किया। नमस्ते, मेरा नाम है आस्था और आप देख रहे हैं खबरगांव। आज हम इस पूरे मामले की तह तक जाएंगे। जेन स्ट्रीट क्या है, उसने ऐसा क्या किया जिसे बाजार का सबसे बड़ा मैनिपुलेशन कहा जा रहा है, और कैसे गुरुग्राम के एक ऑफिस से भारतीय निवेशकों की जेब पर हजारों करोड़ का डाका डाला गया। इस कहानी को समझने के लिए हमें पहले इसके दो मुख्य किरदारों को जानना होगा। एक जेन स्ट्रीट और दूसरा किरदार है सेबी। जेन स्ट्रीट की शुरुआत साल 2000 में न्यूयॉर्क में कुछ मैथ के जीनियसेस ने की थी। ये वो लोग थे जिन्हें स्टॉक मार्केट से ज्यादा दिलचस्पी मैथमेटिकल पहेलियां सुलझाने में थी। उन्होंने एक ऐसी ट्रेडिंग फर्म बनाई जो इंसानी भावनाओं पर नहीं बल्कि प्योर मैथ, प्रोबेबिलिटी और कंप्यूटर एल्गोरिदम्स पर चलती है। ये अपने खुद के पैसे से ट्रेड करते हैं, जिसे प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग कहते हैं। मतलब ये आपका या मेरा पैसा नहीं बल्कि अपने अरबों डॉलर्स दांव पर लगाते हैं। इनकी कंपनी काफी सीक्रेटिव मानी गोपनीय है। ये सिर्फ दुनिया के सबसे तेज दिमाग वाले मैथमेटिशियंस, फिजिसिस्ट्स और कंप्यूटर साइंटिस्ट को काम पर रखते हैं। फाइनेंस की डिग्री यहाँ उतनी जरूरी नहीं जितना कि पजल्स सुलझाने की काबिलियत। आज की तारीख में जेन स्ट्रीट दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट मेकर्स में से एक है। ये रोजाना खरबों रुपए के सौदे करते हैं। ये सिर्फ पैसे से पैसा नहीं कमाते, ये पैसा बनाने के नए नए मैथमेटिकल मॉडल्स भी बनाते हैं। हमारी कहानी का दूसरा किरदार है सेबी, यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सीधे शब्दों में कहें तो ये भारतीय शेयर बाजार की पुलिस है। सेबी का काम है बाजार में धोखाधड़ी रोकना, जेन स्ट्रीट जैसी बड़ी मछलियों पर नजर रखना और आप जैसे, हमारे जैसे छोटे इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा करना। ये सुनिश्चित करती है कि खेल नियमों के अनुसार ही खेला जाए। और अब बात करते हैं उस मैदान की जहां ये सारा खेल खेला गया। ये खेल हुआ एफ&ओ मार्केट में, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मार्केट में। ये शेयर बाजार का वो कोना है जो किसी कसीनो की तरह है। यहाँ पल में पैसा डबल भी हो सकता है और जीरो भी। सेबी की अपनी रिपोर्ट बताती है कि एफ&ओ में ट्रेड करने वाले 10 में से 9 लोग पैसा गंवाते हैं। फाइनेंशियल ईयर 23-24 में ही 86 लाख से ज्यादा भारतीय ट्रेडर्स ने एफ&ओ में 75,000 करोड़ रुपए का नुकसान उठाया। एक तरफ जहां 90% भारतीय पैसा गंवा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ जेन स्ट्रीट इसी फ्यूचर्स एंड ऑप्शन से हजारों करोड़ कमा रही थी। सवाल था कैसे? क्या वो बाकी सबसे ज्यादा होशियार थे या वो खेल में ही बेमानी कर रहे थे? इस कैसे का जवाब जानने के लिए आपको एफ&ओ का मूल मंत्र समझना होगा। चलिए फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को एक आसान कहानी से समझते हैं। हमारी कहानी में एक किसान है जो गेहूं उगाता है और एक बिस्किट बनाने वाली कंपनी है। किसान को डर है कि 3 महीने बाद जब उसकी फसल तैयार होगी तो गेहूं का दाम गिर जाएगा। वहीं बिस्किट कंपनी को डर है कि गेहूं का दाम बढ़ जाएगा जिससे उसका मुनाफा कम हो जाएगा। इस डर को मिटाने के लिए वो 2 तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकते हैं। पहला है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, माने पक्का सौदा। किसान और कंपनी आज ही एक सौदा करते हैं कि 3 महीने बाद कंपनी किसान से 100 किलो गेहूं 20 रुपए प्रति किलो के हिसाब से ही खरीदेगी। ये एक पक्का वादा है। 3 महीने बाद बाजार में गेहूं का भाव चाहे 15 रुपए हो या 25 रुपए, दोनों को ये सौदा पूरा करना ही पड़ेगा। यहाँ वादा निभाना जरूरी है। दूसरा है ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट, माने अधिकार का सौदा। फ्यूचर्स के विपरीत ऑप्शंस में वादा नहीं बल्कि एक अधिकार खरीदा या बेचा जाता है। ये 2 तरह का होता है। पहला है कॉल ऑप्शन। ये बिस्किट कंपनी के लिए है। कंपनी किसान के पास जाकर कहती है, मैं तुमसे 20 रुपए में गेहूं खरीदने का सिर्फ अधिकार चाहती हूं, वादा नहीं। इस अधिकार के लिए कंपनी किसान को एक छोटा नॉन रिफंडेबल बुकिंग अमाउंट देती है, जिसे प्रीमियम कहते हैं। अगर गेहूं का भाव 25 रुपए हो गया, कंपनी अपने अधिकार का इस्तेमाल करेगी और 20 रुपए में सस्ता गेहूं खरीद लेगी। अगर गेहूं का भाव 15 हो गया, कंपनी अपना अधिकार छोड़ देगी और बाजार से और सस्ता खरीद लेगी। उसका नुकसान सिर्फ प्रीमियम का होगा। दूसरा है पुट ऑप्शन, बेचने का अधिकार। ये किसान के लिए है। किसान को डर है कि दाम गिर जाएगा, तो वो भी एक ऑप्शन खरीद सकता है, बेचने के अधिकार का ऑप्शन, जिसे हम पुट ऑप्शन कहते हैं। वो एक छोटा सा प्रीमियम देकर ये अधिकार खरीदता है कि चाहे दाम कितना भी गिर जाए, वो अपने गेहूं को 20 रुपए के तय दाम पर बेच सकता है। तो अगर दाम 15 हो जाता है तो किसान अपना अधिकार इस्तेमाल करेगा और अपनी फसल को नुकसान से बचाकर 20 रुपए में बेचेगा। पर अगर दाम 25 रुपए हो जाता है तो किसान अपना अधिकार भूलकर बाजार में महंगा बेच देगा। उसका नुकसान सिर्फ दिए गए प्रीमियम का होगा। तो उम्मीद करती हूं अब तक आप समझ गए। कॉल ऑप्शंस तेजी पर दाव है और पुट ऑप्शन मंदी पर।
अब असली कहानी पर आते हैं। जेन स्ट्रीट ने क्या किया? जेन स्ट्रीट ने इसी पुट ऑप्शन को अपना मुख्य हथियार बनाया। इस खेल में चालाक बिस्किट कंपनी थी जेन स्ट्रीट, गेहूं था बैंक निफ्टी इंडेक्स, भारत के 12 सबसे बड़े बैंक्स का समूह, छोटे किसान या व्यापारी थे, आप और हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स। और ये सारा खेल खेला गया महीने के एक खास दिन जिसे कहते हैं एक्सपायरी डे। एक्सपायरी डे वो दिन होता है जब महीने भर के सारे F&O कॉन्ट्रैक्ट्स की मियाद खत्म होती है। इस दिन ट्रेडर्स को अपने सौदे पूरे करने पड़ते हैं, प्रॉफिट या लॉस बुक करना पड़ता है। इस वजह से बाजार में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव और घबराहट होती है। जेन स्ट्रीट ने इसी घबराहट का फायदा उठाने का प्लान बनाया। उनका प्लान 3 कदमों में काम करता था। पहला कदम, सुबह का खेल, बाजार में झूठी तेजी पैदा करना। एक्सपायरी डे की सुबह जैसे ही बाजार खुलता है, जेन स्ट्रीट अपने अरबों रुपए के फंड से बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स धड़ल्ले से खरीदना शुरू कर देती है। सोचिए, जब इतनी बड़ी मछली अचानक खरीदारी करने लगेगी तो क्या होगा? बाजार में एक आर्टिफिशियल या बनावटी डिमांड पैदा होगी। बाकी ट्रेडर्स और एल्गोरिदम्स को लगता है कि बाजार में कोई बड़ी पॉजिटिव खबर आई है और बैंक के शेयर्स ऊपर जाने वाले हैं। सब लोग उस चढ़ती ट्रेन में सवार हो जाते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स भी खरीदारी शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते बैंक निफ्टी का इंडेक्स तेजी से ऊपर चढ़ जाता है। अब आते हैं दूसरे कदम पे, दोपहर का खेल। चुपचाप उल्टी चाल चलना एक तरफ, तो जेन स्ट्रीट सबको ये दिखा रही थी कि वो बाजार के ऊपर जाने पर दाव लगा रही है, लेकिन पर्दे के पीछे उसी समय वो एक बिल्कुल उल्टी चाल चल रही थी। जब सब लोग तेजी की उम्मीद कर रहे थे, जेन स्ट्रीट बैंक निफ्टी के गिरने पर दाव लगा रही थी। उन्होंने बड़ी मात्रा में पुट ऑप्शंस खरीद लिए। जैसा कि हमने समझाया, पुट ऑप्शन की कीमत तब बढ़ती है जब बाजार गिरता है। ये उनका छिपा हुआ तुरुप का इक्का था। उन्हें एक ऐसा राज पता था जो बाजार में किसी और को नहीं पता था। राज ये था कि ये जो तेजी है ये नकली है और इसे गिराने वाला भी खुद जेन स्ट्रीट ही होगा। फिर आता है तीसरा कदम, जो है शाम का खेल, बाजार को गिराना और मुनाफे की कटाई। अब आता है खेल का आखिरी और सबसे क्रूशियल हिस्सा। दिन के आखिरी कारोबारी घंटों में जब एक्सपायरी नजदीक आ जाती, जेन स्ट्रीट अचानक अपने सुबह खरीदे हुए सारे फ्यूचर्स को भारी मात्रा में बेचना शुरू कर देती। बाजार में अचानक बिकवाली की बाढ़ आ जाती। जो इंडेक्स सुबह तेजी से ऊपर गया था वो अब उतनी ही तेजी से धड़ाम नीचे गिर जाता। जिन छोटे निवेशकों ने तेजी पर दाव लगाया था, उनके सौदे भारी नुकसान में कटने लगते। बाजार में हाहाकार मच जाता था। दिखने वाला घाटा, फ्यूचर्स को नुकसान में बेचने की वजह से उन्हें 7,496 करोड़ का घाटा हुआ। बाहर से देखने पर यही लगता है। असली छुपा हुआ मुनाफा, उसकी भी बात कर लेते हैं। देखिए, बाजार के गिरने से उनके गुप्त रूप से खरीदे हुए पुट ऑप्शंस की कीमत रॉकेट की तरह बढ़ गई। उस सौदे से उन्होंने 43,289 करोड़ का महा मुनाफा कमाया। नतीजा क्या था? लगभग 36,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट। ये एक जीरो सम गेम था। जेन स्ट्रीट ने जो 36,000 करोड़ कमाए वो किसी और ने गंवाए थे। ये पैसा उन लाखों रिटेल ट्रेडर्स की जेब से निकला था जो बाजार की इस नकली चाल को समझ ही नहीं पाए। जेन स्ट्रीट का ये खेल कई महीनों तक चलता रहा। हर एक्सपायरी पर लगभग एक जैसा पैटर्न, लेकिन जब कोई चीज बार बार एक ही तरीके से हो तो वो शक पैदा करती है, और सेबी के सर्वेलेंस सिस्टम ने इस पैटर्न को पकड़ लिया। सेबी की 105 पन्नों की जांच रिपोर्ट ने इस पूरे खेल का परत दर परत पर्दाफाश किया। सेबी ने खुलासा किया कि उन्होंने फरवरी 2025 में ही जेन स्ट्रीट को उनके संदिग्ध ट्रेडिंग पैटर्न्स के बारे में चेतावनी दी थी और इसे बंद करने को भी कहा था, लेकिन जेन स्ट्रीट ने इस चेतावनी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और अपना खेल जारी रखा। रिपोर्ट ने साफ कहा कि 18 ट्रेडिंग दिनों में बाजार का उतार चढ़ाव सामान्य नहीं था। ये जेन स्ट्रीट द्वारा जानबूझकर सोची समझी रणनीति के तहत किया गया मैनिपुलेशन था। जेन स्ट्रीट ने अपनी भारतीय ब्रांच का इस्तेमाल करके विदेशी निवेशकों को इंट्राडे ट्रेडिंग करने में मदद की, जो नियमों के खिलाफ है। उन्होंने जानबूझकर कुछ सौदों में घाटा दिखाया ताकि टैक्स और नियमों से बचा जा सके। जब चेतावनी का असर नहीं हुआ तो सेबी ने आखिरकार जुलाई 2025 में अपना सबसे बड़ा हथौड़ा चलाया। उन्होंने पहला एक्शन ये लिया कि जेन स्ट्रीट और उसकी सभी भारतीय इकाइयों पर भारतीय शेयर बाजार में ट्रेड करने से तत्काल रोक या बैन लगा दिया गया। दूसरा ये कि गलत तरीके से कमाए गए 4,843 करोड़ के मुनाफे को जब्त करने का आदेश दिया गया और उसे एक एस्क्रो अकाउंट में डालने को कहा गया। तीसरा एक्शन ये लिया गया कि मामले की पूरी जांच होने तक कंपनी की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने का आदेश दिया गया है।
सेबी की इस सख्त कार्रवाई से बाजार में हड़कंप मच गया। कई ब्रोकरेज फर्म्स के शेयर गिर गए, लेकिन छोटे इन्वेस्टर्स को एक संदेश मिला कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जेन स्ट्रीट ने एक बयान जारी कर कहा कि उन्होंने कोई नियम नहीं तोड़ा है और उनकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पूरी तरह से कानूनी है। उनका कहना है कि वो सेबी के इस फैसले को एसएटी सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल में चुनौती देंगे। सैट एक स्पेशल कोर्ट है जहां सेबी के फैसलों के खिलाफ अपील की जा सकती है। अब ये लड़ाई सेबी के दफ्तर से निकलकर अदालत के गलियारों में लड़ी जाएगी, लेकिन इस केस ने कुछ बेहद जरूरी सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या भारत के स्टॉक एक्सचेंज एनएससी और बीएसई इस मैनिपुलेशन को पहले ही नहीं रोक सकते थे? वे इस पैटर्न को क्यों नहीं पकड़ पाए? जेन स्ट्रीट तो पकड़ी गई। ऐसी और कितनी बड़ी फिश या मछलियां हैं जो पर्दे के पीछे यही खेल खेल रही हैं और किसी को कानो कान खबर नहीं? क्या टेक्नोलॉजी इतनी आगे निकल गई है कि रेगुलेटर हमेशा एक कदम पीछे ही रहेंगे? जेन स्ट्रीट की कहानी एक छोटे से स्टार्टअप से दुनिया के सबसे ताकतवर ट्रेडिंग हाउस बनने की है, लेकिन ये कहानी इस बात की भी है कैसे असीमित लालच और टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल पूरे सिस्टम को खोखला कर सकता है। ये केस भारतीय बाजार, उसके इन्वेस्टर्स के लिए एक वेकअप कॉल है। सेबी का फैसला तारीफ के काबिल है, क्योंकि इतनी बड़ी विदेशी फर्म के खिलाफ ऐसा स्टैंड लेना हिम्मत का काम है। आगे जो भी होगा हम उस पर नजर बनाए रखेंगे, लेकिन एक बात साफ है, बाजार में हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर बड़ी मछली नेक इरादे से तैर नहीं रही होती। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है सेबी का एक्शन सही है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। कैमरा के पीछे हमारे साथी श्रेष्ठ। देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया।